आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे डीप ब्रीदिंग की इम्पोर्टेंस या फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग करना या फिर अपने ब्रीदिंग पैटर्न को जानना, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये जाना कि मेडिकल रिपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, फिर हमने जाना कि शरीर को जानना, आपके बॉडी टाइप्स को जानना क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हमने इससे पहले वाली वीडियो में ये डिस्कस किया कि कौन से 5 बॉडी पार्ट्स हैं जिनको आपने वार्म अप करते समय कवर करना है ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपका शरीर सेफ है और आने वाले टाइम पे आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो वैसे ही ये 4th स्टेप है जो आज हम कवर करेंगे, डीप ब्रीथिंग की इम्पोर्टेंस, आपके ब्रीथिंग पैटर्न को जानने की इम्पोर्टेंस। ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न क्या है या आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही है या गलत है? ब्रीदिंग पैटर्न मतलब होता है कि किस तरीके से आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और किस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो प्रॉपर इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रॉपर एक्सेलरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पे आती है 2 मेडिकल कंडीशंस। एक मेडिकल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन और एक मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं हाइपोवेंटिलेशन। तो हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नीचे चला जाता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहीं हाइपर वेंटिलेशन के सिम्टम तो नहीं है आपके शरीर में, या पूरे दिन में आप कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आता है जब आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन कंडीशन में चली जाती है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि फास्ट ब्रीदिंग। अगर आप फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो उससे भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाता है और आप हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में चले जाते हैं। हार्ट बीट का बढ़ना, अनवांटेडली टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये सिर में दर्द होना, छाती में दर्द होना, बहुत ज़्यादा बर्प्स आना, डकार आना, पेट में ब्लोटिन होना, हाथों और पैरों में नमनेस आना, ये कुछ सिम्टम अगर आपको लगते हैं जो रेकरिंग है। मुंह का ड्राई होना, तो आप समझ लीजिए जब भी आपको ये चीज़ें फ़ील हो, तो आप समझ लीजिए उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में है, जब ऑक्सीजन का लेवल हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है। ये वंस इन अ व्हाइल हो, कभी-कभार हो तो चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर ये सिम्पटम बार-बार आपको नोटिस हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आप ऑक्सीजन तो प्रॉपर वो कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप कार्बन ऑक्साइड को भी प्रॉपर एक्सहेल करें या फिर जो ऑक्सीजन है उसको अनवांटेडली इनहेल ना करें। तो वो आने वाले टाइम पे जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे की जाती है वो बताऊँगा। तो वहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूँगा कि कैसे आप हाइपर वेंटिलेशन और हाइपोवेंटिलेशन से निजात पा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग हाइपोवेंटिलेशन पे। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। आप ब्रीथ या तो बहुत स्लो कर रहे होंगे या बहुत शैलो ब्रीथिंग करोगे, मतलब उतनी ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे होंगे शरीर को जितनी ज़रूरत है। तो जब आप ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, तो वो होती है आपकी कंडीशन हाइपोवेंटिलेशन। कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी बॉडी हाइपोवेंटिलेशन से गुज़र तो नहीं रही है? वेट अनवांटेडली बढ़ने लग जाएगा। आपको लगेगा मैं खा-पी तो सब अच्छे से रहा हूँ, रही हूँ, सब डाइट मेंटेन है, फिर भी मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है? वन सिम्पटम ऑफ हाइपोवेंटिलेशन। आपको ना उँगलियों की टिप पे, पैरों की उँगलियों के टिप पे हल्का-हल्का ब्लूइश कलर आने लग जाए, तो फिर समझ जाइए ये सिम्पटम है कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। नींद डिस्टर्ब होने लगे, रात को सो रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब हो रही है नींद, तो ये भी डिस्टर्ब, ये क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन को उतनी ऑक्सीजन मिलती नहीं है और ब्रेन को जब ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा मिलता नहीं है तो बॉडी
जो ब्रेन से ऑर्डर प्रॉपर बॉडी को पहुंच नहीं पाता है और बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाती है और ब्रेन एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी बॉडी में। आपके कुछ बॉडी पार्ट्स में ना स्वेलिंग आने लग जाएगी, स्पेशली आपके एड़ियों के आसपास, पैरों के आसपास पैर स्वेल होने लग जाएंगे, तो समझ जाइए कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है बॉडी में। तो ये कुछ सिम्पटम्स है। एसिडिक होने लग जाएगी बॉडी, क्यों? क्योंकि बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिस तरीके से सप्लाई होना चाहिए बॉडी में वो सप्लाई नहीं हो रहा है, तो बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम वीक पड़ रहा है। तो जब बॉडी का डिटॉक्सिफाइंग सिस्टम वीक पड़ जाएगा तो टॉक्सिन्स कैसे किल होंगे? टॉक्सिन्स किल नहीं होंगे तो एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा और बॉडी में अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे। तो आप समझ रहे, ना तो ना तो ज़्यादा ऑक्सीजन अच्छी है, ना कम ऑक्सीजन अच्छी है, ना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी है, ना कम कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी है। दोनों मॉडरेट लेवल पे चलने चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी अंदर से बाहर से हर तरीके से सेफ रहेगी। इसीलिए आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न को जानना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है ऑक्सीजन प्रॉपर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर बाहर आ रही है। तो जब आप ये जान जाएंगे तो आपको आसन करने में, मुद्रा करने में, प्राणायाम करने में, मेडिटेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि जब आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मुद्रा करते हैं, बंधा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बॉडी एक पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन आप तब तक फील नहीं कर पाएंगे, फील करना तो दूर की बात है, तब तक वो आएंगे ही नहीं बॉडी में, जब तक आप ब्रीदिंग को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, इवन सूर्य नमस्कार भी आपको तब तक ट्राई नहीं करना है जब तक आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न पता नहीं चलता है, जब तक आपका ब्रीदिंग पैटर्न आपके कंट्रोल में नहीं आ जाता है, जब तक आप प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक आपको सूर्य नमस्कार भी टच नहीं करना चाहिए। टेक माई वर्ड्स, बहुत सीरियसली इस बात को लीजिए। अब मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। सूर्य नमस्कार में हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं हस्तपद आसन में, हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं ऊर्ध्वमुख ताड़ासन में, हम कोबरा पोज करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट द फ्लोर, हम त्रियंग दंडासन करते हैं, हम डाउन फेसिंग डॉग पोज करते हैं अधोमुख श्वानासन। आपको पता है इन अलग अलग आसन में ब्रीदिंग का पैटर्न भी चेंज होता है। जैसे जैसे बॉडी की मूवमेंट चेंज होती है वैसे वैसे ब्रीदिंग का पैटर्न भी चेंज होता है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि प्रैक्टिकल वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही, मैं हमेशा 2 वीडियो बनाता हूँ, एक थियोरेटिकल वीडियो बनाता हूँ, एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ। थियोरेटिकल वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आप उन बातों को सुन के, क्योंकि मैं ये बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि सुन के ही आप आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम अपनी बॉडी की सॉल्व कर सकते हैं। और फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उसी टॉपिक पे, तो वहाँ मैं उसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को सुन भी लें, समझ भी लें और जब परफॉर्म करें तो आपके दिमाग में डाउट ना हो। तो मैं ये बता रहा था कि कुछ बॉडी मूवमेंट्स मैं आपको करके बताता हूँ, जिसमें आपको ये आइडिया आएगा कि के बारे में बताता हूँ, जिससे आपको ये आइडिया आएगा कि ओके ब्रीद इन ब्रीद आउट कैसे होना चाहिए। जब भी आपकी बॉडी स्क्वीज होगी तो ब्रीद आउट करेंगे, जब भी बॉडी एक्सपेंड होगी तो ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट ब्रीद इन। जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो ब्रीद आउट करेंगे और जब भी आप बैकवर्ड बेंड करेंगे तो ब्रीद इन करेंगे। जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे साइंस का मैंने हमेशा बोला है, साइंस के बारे में भी आपको जानना चाहिए। जब भी आप टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जो अर्थ जिस फोर्स से चीजों को अपनी ओर खींचती है, जब भी आपकी बॉडी टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स जाएगी तो ब्रीद आउट करेगी और जब भी आप अपनी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करेंगे, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ले जाएंगे तो बॉडी ब्रीद इन करेगी। तो ये कुछ रूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं कि जब भी हाथ ओवर द हेड जाएंगे तो ब्रीद इन होगा, जब भी हाथ शोल्डर से नीचे आएंगे तो ब्रीद आउट होगा। ऐसे न्यूमरस रूल्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है, वो आने वाली वीडियोज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जब मैं सूर्य नमस्कार आपको करवाऊंगा तो मैं ब्रीदिंग के साथ सूर्य नमस्कार और बिना ब्रीदिंग के सूर्य नमस्कार ये भी आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। तो आज हमारा मेन टॉपिक है डीप ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पैटर्न को जानना। तो इवन सूर्य नमस्कार करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में ब्रीद इन किया जाता है, किस कंडीशन में ब्रीद आउट। नहीं तो एयर बबल आ जाएंगे। एयर बबल कब आता है? जब आप बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपको ब्रीद आउट करना चाहिए, बट गलती से आप ब्रीद इन कर देते हैं तो अंदर एयर का सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है और सडनली एक बबल बन जाता है, एयर बबल, जो उस पर्टिकुलर जगह पे आपको पेन फील कराता है
और वो तब तक नहीं निकलता जब तक आप लाउडली मुँह से एयर को ब्लो नहीं करते हैं करके, तब तक वो एयर जो बबल जो बनता है वो ब्लो आउट नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कभी-कभी तो एयर बबल 2-2 3-3 दिन तक रहता है। तो जहाँ पर भी स्टक होगा वहाँ पेन रहेगा आपका। तो इन चीज़ों को अगर आपने इग्नोर करना है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं शरीर में, अगर आप अपनी ब्रीथिंग को नहीं जानेंगे, तो फिर योगा करने से नुकसान होगा तो लोग योगा को ब्लेम करते हैं कि योगा किया तो ये अस्थमा हो गया, योगा किया तो बैक पेन हो गया। योगा का दोष नहीं है, योगा कैसे प्रॉपर तरीके से करना जाना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मैं बहुत बेसिक वीडियोज़ बना रहा हूँ। आप देखेंगे मैं अभी बिगिनर्स वाले आसन ही पोस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें। और जब एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत अच्छे से आप लोग बड़े आराम से मॉडरेट लेवल पे और फिर एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट रश नहीं करना है, बहुत तमीज से और तहजीब से हमको योगा सीखना है ताकि हम योगा के मैजिक को समझ सकें। तो ये तो हो गया कि हमको सूर्य नमस्कार से पहले क्यों ब्रीदिंग करना है। अब इसके अलावा एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी के ना 3 डिवीज़न होते हैं। एक होता है अपर बॉडी, लोअर बॉडी। अब यहाँ पे अपर बॉडी का मतलब कमर से ऊपर के पार्ट को अपर बॉडी मैं नहीं बोल रहा हूँ और कमर से नीचे के पार्ट को मैं लोअर बॉडी नहीं बोल रहा हूँ। मैं गर्दन से ऊपर के पार्ट को अपर बॉडी बोल रहा हूँ, गर्दन से नीचे के पार्ट को लोअर बॉडी बोल रहा हूँ। यो हमारे हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय शास्त्रों में, हमारे योग सूत्रा में गर्दन से ऊपर के हिस्से को संसार को ब्रह्मांड बोला गया है, इसको ब्रह्मांड बोला गया है और गर्दन से नीचे के हिस्से को संसार बोला गया है। गर्दन से ऊपर के हिस्से को मास्टर बोला गया है और गर्दन से नीचे के हिस्से को सर्वेंट बोला गया है। ये मालिक है, ये नौकर है, ये जो बोलेगा, ये ब्रेन, ये आंखें, ये कान, ये जो करेंगे उसका रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी में आएगा। तो पहला डिवीजन है ये डिवीजन आप कैसे मेंटेन करेंगे, इसके लिए भी ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ब्रेन से प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट नहीं होगी तो ब्रेन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी। तो ब्रेन की फंक्शनिंग जब डिस्टर्ब होगी तो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, पेरिफेरल एंड सेंट्रल दोनों नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ब्रेन बॉडी को जो ऑर्डर देगा बॉडी वो ले नहीं पाएगी और बॉडी अगर और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। तो पहला डिवीजन गर्दन से ऊपर के, गर्दन से नीचे के डिवीजन को भी मेंटेन करने में ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर दूसरा डिवीजन आता है आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट, राइट बॉडी पार्ट। लेफ्ट बॉडी पार्ट साइन होता है आपकी फेमिनाइन एनर्जी का, यानी कि आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आपके लेफ्ट बॉडी साइड पे। और फिर राइट बॉडी पार्ट इंडिकेशन होता है आपकी मस्कुलर एनर्जी का, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का। तो दोनों राइट साइड लेफ्ट साइड आपका इंडिकेशन होता है चंद्र नाड़ी का, इसीलिए लेफ्ट साइड आप लेफ्ट नेजल जो है वो आपकी कोल्ड को मेंटेन करता है, बॉडी को ठंडा रखने में। चंद्र नाड़ी बॉडी को ठंडा रखने में हेल्प करती है। राइट नेजल जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य नाड़ी, ये आपकी हीट को मेंटेन करती है। तो राइट से हीट मेंटेन होती है, लेफ्ट से कोल्ड मेंटेन होती है। राइट से फिजिकल एनर्जी, लेफ्ट से मेंटल एंड इमोशनल एनर्जी। ये दोनों एनर्जी कैसे मेंटेन होगी, जब आप नाड़ी शोधन करेंगे, जब आप सूर्य नाड़ी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी प्राणायाम करना सीखेंगे। ब्रीदिंग डिसिप्लिन अगेन कैसे एयर को फ्लो करें, यहाँ पर भी ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आता है तीसरा डिवीजन इंटरनल बॉडी एंड आउटर बॉडी। इंटरनल बॉडी क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, जो हम देख नहीं सकते बस फील कर सकते हैं। शरीर कैसे खाना पचा रहा है, डाइजेशन। शरीर कैसे ब्लड को सप्लाई कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्रेन एंड बॉडी कैसे काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम। और पसीना कैसे निकल रहा है, पर्स्पिरेशन। ऐसे ही अ, ये कुछ सिस्टम हो गए जिनको हम देख नहीं सकते हैं। हार्ट कैसे काम कर रहा है, लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, लिवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये कैसे काम कर रहे हैं। अंदर काम तो कर रहे हैं बट हम इनको आंखों से देख नहीं सकते, बट काम तो कर रहे हैं। ये इंटरनल बॉडी सिस्टम हो गया। आउटर बॉडी सिस्टम क्या है, हाथ कैसे काम कर रहे हैं, आंखें कैसे काम कर रही हैं, हेड कैसे मूव कर रहा है, पैर की उंगलियां कैसे चल रही है, हाथों की उंगलियां कैसे चल रही है, ये हम देख सकते हैं। तो ये आउटर बॉडी फंक्शनिंग हो गया। तो इनर एंड आउटर बॉडी फंक्शनिंग को भी मेंटेन करने में आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप कैसे एयर को अंदर लें, जब आप ब्रीद इन करें तो एयर एग्जैक्टली कहाँ जानी चाहिए, पहले एयर आपके पेट को भरनी चाहिए ताकि आपका डायफ्राम नीचे पुल हो, फिर आपके चेस्ट को भरनी चाहिए और जब आपकी चेस्ट पूरी भर जाए फिर ब्रीद आउट करते समय पहले आपकी चेस्ट खाली होनी चाहिए, फिर आपका पेट खाली होना चाहिए। इसको मैं ब्रीदिंग इन 4 डायमेंशन बोलता हूँ, 4 तरीके से एयर का अंदर ट्रेवल करना।
इसको मैं बाद में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और जब आप ऐसे प्रॉपर तरीके से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन किया तो पेट फूलेगा, फिर चेस्ट फूलेगी, ब्रीथ आउट किया तो पहले चेस्ट खाली होगी, फिर पेट खाली होगा, तो आपका इनर एंड आउटर बॉडी कोऑर्डिनेशन भी एस्टेब्लिश होता है, आपको समझ में आता है अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। धीरे-धीरे आपके सेंसेस, आपकी आपके कैलकुलेशन इतने शार्प हो जाते हैं कि आप अपनी ब्रीथिंग के थ्रू ही, प्राणायाम्स के थ्रू ही ये समझ जाते हैं कि कैसा प्राणायाम मुझे करना चाहिए जिससे मेरे शरीर को फ़ायदा होगा, कैसे प्राणायाम मुझे नहीं करने चाहिए जिससे मेरे शरीर को नुकसान हो सकता है। इतनी मैजिकल चीज़ है ब्रीदिंग। बट ये ब्रीदिंग तभी आपको आएगी जब आप अपनी डीप ब्रीदिंग को समझेंगे, आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को समझेंगे, आप प्रॉपर ब्रीदिंग करना सीखेंगे जिसके ऊपर ये सारी फाउंडेशन प्राणायाम की तैयार होगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप अपनी फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा काम करें और बहुत अच्छे से काम करें। तो ये मैंने आपको बताया शरीर के डिवीज़न के बारे में और कैसे हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना चाहिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि हाइपो वेंटिलेशन में क्या होता है और हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है। जब आप प्रॉपर ब्रीथ इन, प्रॉपर ब्रीथ आउट करना सीख जाएँगे, जब आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करना सीख जाएँगे, तो क्या होगा जब आप बॉडी किसी भी प्रेशर से गुज़रेगी, आप कोई भी आसन करेंगे, तो आप उन आसन्स को बड़े अच्छे से कर पाएँगे और बॉडी उस प्रेशर को हैंडल कर पाएगी। योगा में 5 चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चैलेंज होती है, आपकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना, बैलेंस और बॉडी ब्यूटिफिकेशन के लिए बॉडी डिफरेंट तरीके से चैलेंज होती है। ये चैलेंजेस तभी आप पूरे कर पाएँगे जब आप अपनी ब्रीथिंग को समझेंगे, ब्रीथिंग पैटर्न को समझेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना जानेंगे। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस करना जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊँगा कि कैसे आपको ब्रीथिंग करनी है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, अगर आपको लगेगा कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि आप ना ऑक्सीजन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, दोनों में से एक का डिसबैलेंस हो रहा है, तो एक प्राणायाम है जिसको मैं बोलता हूँ समवृत्ति प्राणायाम। समवृत्ति मीन जब आप इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन में बैलेंस करते हैं, तो उस प्राणायाम के थ्रू अगर आपको हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन किसी का भी सिम्पटम होगा तो आप इजीली उससे बाहर आ सकते हैं उस प्राणायाम को प्रैक्टिस करके। तो नेक्स्ट आसन जो मैं बनाऊँगा वो बनाऊँगा आपका प्रॉपर हाउ टू डू प्रॉपर ब्रीथिंग कैसे करनी है, अच्छे से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कैसे करना है और उसी में मैं आपको या उसके बाद की वीडियो में आपको समझाऊँगा समवृत्ति प्राणायाम आपको कैसे करना है। तो अगर आपको हाइपो वेंटिलेशन या हाइपर वेंटिलेशन का कोई सिम्पटम लगेगा बॉडी में या फिर आपको लगेगा कि आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको लगेगा आपकी चेस्ट में पेन होता है, आपको लगेगा बॉडी में अनवांटेडली स्वेलिंग हो रही है, आपको लगेगा गला सूखता है, आपको लगेगा स्किन का टोन खराब हो रहा है, तो समवृत्ति प्राणायाम अपने आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम्स भी चली जाएँगी। मेरा मेन बोलना यही है कि योगा बहुत मैजिकल चीज़ है, बट योगा बहुत जल्दी होने वाली चीज़ नहीं है, स्लो एंड स्टेडी वाली चीज़ है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा बट बहुत बारीकी से समझने वाली चीज़ है और बहुत ज़िम्मेदारी से करने वाली चीज़ है, तभी इसके मैजिकल फ़ायदे होंगे। अगर आप योगा को उस तरीके से समझ के नहीं करेंगे, जिस तरीके से उसको समझा जाना चाहिए, वो एक आर्ट है। वो एक एक बेसिक एक्सरसाइज़ नहीं है, इट इज़ एन आर्ट और आर्ट को जानने के लिए आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा और आर्टिस्ट बनने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी और वो साधना आपकी तभी सधेगी जब आप बहुत रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, एक-एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा आयुर्वेदा, थोड़ा मेडिकल साइंस, थोड़ा ह्यूमन एनाटॉमी, थोड़ा एंशिएंट योगा पोजेज़, थोड़ा मॉडर्न योगा अप्रोच, इन सब चीज़ों को रिसर्च करते हुए करेंगे, तब आपको योगा से फ़ायदा होगा। तब एक चीज़ ऐसी होगी कि आप जब तक जिएँगे, हेल्दी जिएँगे और जब इस संसार से जाएँगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब प्राण आपके चले गए। यानी कि बीमारी से आपको कभी कोई वास्ता नहीं रहेगा। तो इसके लिए आने वाली वीडियोज़ में मैं और अच्छे से चीज़ें डिस्क्राइब करते जाऊँगा। जो वीडियोज़ वर्बल डिस्क्रिप्शन वाले हैं उनको सुनिए, उन बातों को बार-बार सुन के दिमाग में बैठाइए। जो प्रैक्टिकल वाले हैं उनको बड़े आराम-आराम से प्रैक्टिकली कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ड्रॉप कीजिए, मैं आंसर करूँगा और ऐसे करके एक हेल्दी माहौल बनाएँगे। थैंक यू।